नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज का ये वीडियो लेक्चर CITS स्टूडेंट्स के लिए है। जो CITS स्टूडेंट्स का ग्रुप 5 है, आज हम इनका PDF सॉल्व करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं, जो इससे पहले हम जो ग्रुप 4 है PDF, वो हम अपने एक पहले कोई वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो हमारा एग्जाम टेस्टेड वीडियो है पिछले साल, जो फिटर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं ग्रुप 4 के, तो उसमें 25 में से 23 क्वेश्चंस उसी PDF से आए थे लेवल 1 से, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी ग्रुप 5 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम ये PDF सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में कहता है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर. It is melted and drawn into wires of diameter 2 millimeter. The length of wire is. देखिए, एक गोलाकार स्फीयर है, ठीक है, गोलाकार लिखा है इसमें, उसका व्यास 6 मिलीमीटर है। अब उसको हमने पिघला के क्या किया, 2 मिलीमीटर के तारों में खींचा, तो उसकी हाइट बनानी है। कोई स्फीयर रहा होगा, ठीक है। स्फीयर और गोले में जो गोला है और वृत्त है, दोनों में अंतर होता है। जो हमारा जो वृत्त होता है, जिसे हम सर्कल बोलते हैं, वो एक 2D फिगर है, बल्कि जो स्फीयर है, गोला है, वो हमारे एक 3D फिगर होता है। जैसे हमारी फुटबॉल हो गई, हैंडबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, ये सब हमारी जो स्फीयर है, गोला, उसका एग्जाम्पल है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी हम इसके सारा ये जो है बहुत इजीली कर लेंगे। तो देखिए, इसमें हमसे कहता है एक गोला रहा होगा कोई इस तरह से, जिसका गया था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पिघला के उसने क्या किया, एक वायर बना दी, और वायर का हमको क्या दे दिया, डायमीटर कितना दे दिया है, D2 2 मिलीमीटर। अब हमसे पूछा है कि ये जो वायर इसकी बनी है, ठीक है, इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी लंबी वायर बनेगी। अगर हम इस तरह का कोई गोला जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के इस तरह की कोई तार में तब्दील करें जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर होगा, तो कितनी लंबा हम तार बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आप ऐसा कर सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। जो पुराना हमारा वॉल्यूम था वो नए वॉल्यूम के बराबर होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। और ये जो हमारी जो नई वायर बनेगी, ये सिलेंड्रिकल शेप की होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। अब देखिए, इससे कैंसिल हो गया, 4/3 × r। इसकी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर दिया है इसका व्यास, तो इसकी रेडियस आ गई 3। तो 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर इक्वल टू r²। इसका डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस आ गई 1 मिलीमीटर × 1 मिलीमीटर, और h हमको निकालना है। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसकी यूनिट्स अलग हैं, तो यूनिट्स हम बराबर कर लेंगे। तो 4/3 × 3 अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, अपॉन 100 × 100, 3/100 इक्वल्स टू, देखिए 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है, इंटू h हो गया। तो यहां से कैंसिल हो गया, देखिए यहां से कैंसिल हो गया, तो कितना बना, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 मीटर इसका हाइट आ गया, ठीक है, सॉरी 36 मीटर इसकी लंबाई आ गई। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वॉट ट्यूबलाइट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफली रन फ्रॉम अ 240 वोल्ट सप्लाई विद अ 5 एम्पियर फ्यूजेस। ये कह रहा है कि अगर हम 40 वॉट के, ठीक है, ट्यूबलाइट को पैरेलल में जोड़ दें, तो 240 वोल्ट और 5 एम्पियर की सप्लाई से हम कितने बल्ब ऐसे चला सकते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, देखिए हमको, तो इसमें देखिए हमको V दिया है और क्या दिया है, I दिया है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। तो वोल्टेज कितनी दी है, 240, और करंट कितना है, 5 एम्पेयर। तो इसे इंटू करेंगे, कितना आएगा, 5 5 4 जा 20, 5 10 11 12, तो 1200 वॉट इसकी पावर आ गई। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि एक जो वॉट है, ठीक है, एक ट्यूबलाइट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, एक ट्यूबलाइट कंज्यूम कर रहा है
40 वोल्ट। तो हमसे पूछा है कि 1200 वोल्ट कितने कंज्यूम करेंगे सिंपली। तो हमने मान लिया कि इसमें n नंबर ऑफ जो बल्ब है वो कनेक्ट हो सकते हैं, तो 40 इंटू n 1200 के बराबर होना चाहिए। तो n इक्वल टू कितना आ गया 1200/40, इससे गया 30। तो कितने बल्ब्स लग सकते हैं 30 बल्ब्स लग सकते हैं, उसका आंसर 30 हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। पूछता है एक निश्चित अवरोधक के माध्यम से विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊष्मा डैश वर्ग के अनुपात के लिए अनुपातिक है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, H = I²RT। बस यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जो हीट डेवलप होती है रजिस्टर में वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है करंट के। तो इसका आंसर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये सिंपली वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जब जो हमारा जो फ्यूज होता है वो जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम रखा जाता है, तो जब उससे एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा ही करंट पास करती है तो पिघल जाता है। ठीक है, और जो फ्यूज होता है उसका मेटल होता है Pb+Sn। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखा जाता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का काम है सब। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। उस असीम उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज। देखिए एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। योग का उत्थान कोण क्या है। देखिए ठीक है, ये लीजिए मैं मान लिया हमने एक छड़ हो गई और ये इसकी शेडो हो गई। तो अगर ये हाइट इसकी 1 है तो ये क्या होगा √3 इसकी शेडो होगी। अगर आप यहाँ पर ABC लिख लें तो इस तरह से आपका यह बन गया ए के राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन उत्थान कोण, मतलब ये वाला जो एंगल है थीटा। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप थीटा में देखिए परपेंडिकुलर लंब और आधार के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा यहां से क्या बनेगा AB/BC। ठीक है, अब देखिए tan थीटा हमको निकालना है तो AB की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी ने √3, तो 1/√3 tan थीटा की वैल्यू कब होती है जब tan थीटा 30 डिग्री होता है। इसका आंसर 30 हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ रूट इज 0 इज। ठीक है, एक वर्गबद्ध समीकरण जिसका एक रूट 2 है और रूट का योग 0 है, समीकरण क्या होगा। देखिए इसकी सीधे से ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए एक रूट हमको क्या दिया 2 दिया ना, तो अगर ये इसका रूट है तो क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जिस इक्वेशन में 2 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, LHS = RHS आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए अगर यहां पर हम x की जगह 2 रखें तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। अगर यहां पे आप 2 का स्क्वायर -4 करेंगे तो 2 × 4 -4 = 0, तो इक्वल टू 0 हो गया। इधर भी 0 इधर भी 0, 2 का स्क्वायर -4 = 0, 4 - 4 तो 0 = 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। 2 पॉइंट दिए हैं P और Q, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वो लगाएंगे। अगर एक पॉइंट हमारा P -6,7 है और दूसरा पॉइंट Q -1, -5 है, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। इसको आप x1 y1 मान सकते हैं, इसको आप x2 y2 मान सकते हैं। तो PQ की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए इसको करेंगे -1 +6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 -7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6 में से 1 काटा 5, 5 5 25 प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर 145, तो बन जाएगा 169, जो किसका अंडर रूट होता है 13 का। तो इसका आंसर हो गया 13। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ वायर इज 0.24 mm, देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू कंसीडरेशन इज। देखिए
एक कोई वायर है, उसका हमको रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 0.24 mm और हमसे पूछा इसका एरिया कितना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो देखिए इसका एरिया निकाल लेते हैं, सीधा सा फॉर्मूला होता है एरिया का पाई r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वायर है तो उसका देखिए, अगर वायर है, वायर का शेप तो सिलेंड्रिकल होता है, मगर जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, ठीक है, जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है सर्कल, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल का फॉर्मूला लगाया। तो पाई की जगह रख देते हैं 3.14 और रेडियस है 0.24 इंटू 0.24। अब इन्हें आपस में इंटू करते हैं तो 24 इंटू 24, 4 4 या 16, 4 2 जाए 9, 2 4 जाए 4, 9 9 18, 17, 4 1 5, ठीक है 576। तो 4 प्लेसेस में 0 लगे पॉइंट लगेगा 1 2 3, तो बन गया 3.14 इंटू 0.057, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं 3.14 इंटू 0.057, ठीक है। 7 4 जा 28, 7 9, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 5 5 7 5 3 जा 15, ठीक है। 8 9 7 प्लस 1 5 7 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बन गया 0.17। तो डेसिमल के जनरली 2 प्लेसेस तक हम वैल्यूज लेते हैं, तो 0.17 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अप्रॉक्स लेंगे तो 0.18 मिलीमीटर का इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये सीधे बोल रहा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जनरली VI लेते हैं, ठीक है। अब जो ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, तो इसके इंटरफेरेंस से इसके फॉर्मूले 2 और बनते हैं। जैसे अगर V की जगह IR रख दूं तो एक फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा IR इंटू I, तो बन जाएगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है। अब अगर यहाँ पर I की जगह V अपॉन R रख दिया जाए तो बन जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शंस है इनमें कौन सा जो टर्म है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो I स्क्वायर आ गया, ये नहीं करता है, देखिए R स्क्वायर ये भी करता है, ये भी करता है, सिंपल सा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दिस फैक्टर इज टेम्परेचर। जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे नहीं। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का SI इकाई क्या है, जूल। ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। अगले क्वेश्चन में बोलता है एक बॉडी अपनी यात्रा का पहले आधे हिस्सा 40 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा आधा हिस्सा 50 मीटर सेकंड से पूरा करता है, इसका औसत वेग क्या है। देखिए किसी भी चीज को अगर आपको उसका औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 चीज का निकालना है डिवाइडेड बाय 2, 3 चीज का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए इसमें हमको 2 चीजों का निकालना है, तो 40 प्लस 50 बट्टे 2, तो 4 5 9 बट्टे 2, तो 45 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछता है द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु के भार का औसत स्थिति को हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है। जहां पे उसका पूरा फोर्स फील होता है, वेट जहां पे फील होता है उसको हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये हिंदी में अधूरा है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जो एक घड़ी है, ठीक है, स्टॉप वॉच है, उसका लीस्ट काउंट हमको कितना दिया है 0.2 सेकेंड। अब देखिए द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड, ये घड़ी है, ठीक है, इसका पेंडुलम हो गया। जब ही क्या होता है, वैसे इसको 20 से लेके चलते हैं, समझने की आसानी उसमें मैं आपको इधर से लेके बता रहा हूं। देखिए ये इधर से जब इधर तक आएगा तो कितना होगा, एक ऑसिलेशन इसका पूरा माना जाएगा। तो देखिए जब ये इधर से इधर आने में 20 ऑसिलेशंस में 25 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट है 0.2 सेकंड। तो हमको बताना है कि इसकी मेजर्ड में परसेंटेज एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा, वो होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। देखिए ए मीन को हम बोलते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन हमने लिए होंगे 20 जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं 1 2 3 4,
उनका मीन वैल्यू हो गया, और डेल्टा ए मीन होता है हमारा जो एरर है उसकी मीन वैल्यू क्या है। तो आइए इनको एक एक करके निकालते हैं। देखिए पहले अगर मैं ए मीन की बात करूं तो देखिए 20 ऑसिलेशंस के लिए हमारे पास 25 सेकेंड्स है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशंस के लिए कितने हो जाएंगे 25/20, तो ये हो गया हमारा ए मीन। और दूसरी चीज क्या है डेल्टा ए मीन। तो देखिए हमारे पास 20 ऑसिलेशंस के लिए 0.2 सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा 0.2/20। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन हमारा कितना है 0.2/20 इंटू अपॉन में है ए मीन। तो ए मीन कितना है 25/20, तो जाएगा 25/20 और इंटू 100 पहले से है, ठीक है। तो इससे ये कटा, इससे ये गया, और इसको आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 2 2 जो 4/5, ये बनेगा 0.8। तो 0.8 इसका आंसर आ गया। इसके आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 32 हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट 2। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।